ठीक है, कर दिया ऑन। ओके, अब इसका सेकंड केस करते हैं जो अपन लोगों ने कल आधा छोड़ा था। ठीक है, आप लोगों ने किसी ने ट्राई किया उसका सेकंड केस? तो सेकंड वाला पॉइंट था वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड at the surface of a sphere. So to determine potential, and electric field at the surface of a sphere, at the surface of uniformly charged, uniformly polarized जहां हमने आर को स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर रखा है। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने लास्ट इक्वेशन निकाली थी, कल हम लोगों ने पोटेंशियल निकाला था। जब हम लोगों ने जब फर्स्ट केस के अंदर जब हमने लिया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, उसके अंदर मैंने पोटेंशियल और फील्ड की वैल्यू निकाली थी। तो जो पोटेंशियल की जो वैल्यू थी उसी के अंदर अपन को क्या करना है, स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर रखना है। ठीक है, तो वहां पर जो हम लोगों ने पोटेंशियल की वैल्यू निकाली थी, मैं यहाँ पर वापस से मेंशन कर देती हूँ, जो अपन ने फर्स्ट केस के अंदर पढ़ा था, जहां पर अपन ने वी स्मॉल आर इज, इस केस के अंदर हम लोगों ने जो पोटेंशियल की वैल्यू निकाली वो थी पी डी आर क्यूब cos थीटा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, राइट, ये हम लोगों ने निकाली थी। अब इसी के अंदर अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसी का केस ले लूं दूसरा वाला, कि हम लोगों ने क्या केस लिया है जहां आर किसके बराबर हो, कैपिटल आर के बराबर, जो हमको चाहिए। ठीक है, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, तो यहाँ पर आर की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल आर के बराबर आ जाएगा, और यहाँ वैल्यू क्या बन जाएगी इसकी, पी डी आर कॉस थीटा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। आ गई बात समझ में? अब एक बार हमारा डायग्राम मैं आपको वापस से बताती हूँ। हम यहाँ पर आर कॉस थीटा की जगह और क्या रख सकते हैं, आप लोग एक बार अपना डायग्राम चेक करिएगा। डायग्राम के अंदर जब आप लोगों को पता है हम लोगों ने जेड के साथ एक एंगल बनाया था, मैं आपको डायग्राम बनाती हूँ, एक सेकेंड होल्ड करना है ना। ये ए बी सिलेंडर है, ठीक है, इसको आप प्रॉपर मैनर में बनाना। एक्चुअली मेरे पास पॉइंटर है ना, इसलिए थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं, पर आप लोग कॉपी में अच्छे से बनाना नीटली, है ना। ठीक है,
आपको मालूम है ये हमने डी थीटा एंगल लिया था, ये हमने थीटा लिया था, और यहाँ से जो हमने बताया था वो कितना था, आर साइन थीटा। अगर ये आर साइन थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कॉम्पोनेंट इसका, आर कॉस थीटा। ठीक है, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, आर कॉस थीटा की जगह जेड। ठीक है, क्योंकि ये जेड डायरेक्शन में इसलिए। तो इसी को मैं वापस से ट्रेस करती हूँ यहाँ पे। एक सेकेंड ना, ये जो आर था ये हमारा रेडियस सेंटर से, ये ओ पॉइंट, ये इसके बीच में एंगल थीटा। ठीक है, ये था हमारा आर साइन थीटा, और ये है हमारा आर कॉस थीटा। ठीक है, और ये किस डायरेक्शन में है, जेड। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, वी यानी पोटेंशियल, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। क्या वैल्यू मिली मुझे, पी डी आर कॉस थीटा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इसमें आर कॉस थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगी, जेड, क्योंकि इसका जो पोलराइजेशन है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, जेड में हो रहा है, इसलिए मैं उसको लिख दूंगी, इसको ऐसे लिख देना, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, पी टी जेड अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे क्या कैलकुलेट करना है, व्हेन r इज इक्वल टू कैपिटल R। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली इक्वेशंस भी हम लोगों ने निकाल के रखी थी, पी डी आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर क्यूब वाली इक्वेशन निकाल के रखी थी। तो उसमें क्या हो जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा। लास्ट वाली इक्वेशन देखो एक बार, आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखो ये इक्वेशन बनेगी, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। समझ में आया यहाँ तक सबको ये इक्वेशन कैसे बनी। देखो जब r इज ग्रेटर, सॉरी r इज लेस देन r था, ठीक है, यानी सॉरी r इज ग्रेटर देन r था, उस वाली आउटसाइड द स्फीयर के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर कैपिटल R क्यूब और नीचे स्मॉल r क्यूब था। और अगर जब r इक्वल टू r करोगे तो दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। ठीक है, और हमारे पास ये वैल्यू मिलेगी। दोनों केसेस को एक साथ करना, ये मैंने वैल्यू डायरेक्ट पुट की है, जो हमने आउटसाइड द स्फीयर में निकाली थी वो। ठीक है, उसकी वैल्यू को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को डायरेक्ट पुट किया, बस यहाँ पर r क्यूब था और नीचे स्मॉल r क्यूब था। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो वो दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे और हमारे पास इक्वेशन आएगी। यहाँ तक समझ में आया सबको। यस मैम। आगे नेक्स्ट थर्ड टॉपिक कराऊं, इसका जो सी पार्ट है वो करते हैं। सी पार्ट जो है वो है एट द इंटरनल पॉइंट, मतलब अगर जो हमारा पी पॉइंट है अगर मैं उसको अंदर ले लूं, इनसाइड दिस स्फीयर। जो थर्ड पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इंटरनल पॉइंट। अब देखो इसमें क्या, रिजल्टेंट चार्ज इन स्फीयर इज जीरो। हमारे पास सबसे पहले बताओ कि हमारे पास चार्ज की वैल्यू कितनी आ रही थी, ओवरऑल जीरो आ रही थी। हम लोगों ने स्टार्टिंग में निकाल दी थी, आपको पता हो तो, पाई पी डी आर स्क्वायर माइनस पाई पी डी आर स्क्वायर।
तो रिजल्टेंट चार्ज जो है स्फीयर के अंदर वो कितना है? 0। कैसे हुआ ब्रैकेट में लिख देना। वो माइनस और प्लस हो गया था। सो इस कारण से पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर satisfies Laplace equation. That is Laplace equation क्या थी, अपन ने पढ़ा था, L square V equals to 0। जिसके कारण अकॉर्डिंग टू which potential at any point inside the sphere अब क्या केस हो जाएगा, ये वाला केस आ जाएगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखती हूँ। is equivalent to potential जिस कारण से जो इनसाइड द स्फीयर का जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा टू द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। मतलब दोनों के पोटेंशियल क्या होंगे, सेम होंगे। जिस कारण से जो हमको पोटेंशियल मिला है, सो पोटेंशियल इनसाइड द सरफेस हम क्या लिख देंगे, वी इनसाइड। वी इनसाइड का मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ। क्या वैल्यू आई थी पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर, पीडीआर कॉस थीटा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। या मैं उसको क्या लिख सकती हूँ, पी डी जेड अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, अभी बताया था मैंने। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में वो किस डायरेक्शन के लिए निकालना पड़ेगा, जेड डायरेक्शन के लिए निकालना पड़ेगा। तो ई जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, या मैं क्या लिख सकती हूँ, ई एन इज इक्वल टू माइनस पी डी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। सो ई एक्स इन is equal to EY in equal to 0। यहाँ पर हमने तीनों केसेस की इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकाल दिया। पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर, पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर और पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पोलराइज्ड स्फीयर, इनसाइड मतलब अंदर की तरफ, जो स्फीयर है उसके अंदर की तरफ, इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक समान होती है। एट ऑल पॉइंट्स and its direction
is opposite to the direction of polarization. Polarization का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है? अपवर्ड z डायरेक्शन में, है ना? और इसको अपन ने क्यों बोला अपोजिट है? क्योंकि देखो इसके आगे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है. लास्ट वाला टॉपिक देखो, अभी जस्ट अपन ने जो पीछे वाली स्लाइड देखना, उसके अंदर मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली ई जेड की, वो क्या है? ई जेड इज इक्वल टू माइनस पी डी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट. यानी जो पोलराइजेशन हो रहा है वो मेरा कहाँ हो रहा है? ऊपर की तरफ हो रहा है. लेकिन जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू मिलेगी, उसके जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ पर होगा? नीचे की तरफ होगा. तो इसका हम डायग्राम कैसे बना सकते हैं? पीडी का डायरेक्शन कहाँ है? अपवर्ड. ठीक है. लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है? डाउनवर्ड. क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है मेरे पास? माइनस पी डी अपॉन 3 एप्सिलॉन. पता चला कि पोलराइजेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है? अपर डायरेक्शन में हो रहा है. लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वो कहाँ पर है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन. तो यहाँ पर जो टॉपिक है वो तुम्हारा खत्म हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या होता है किसके अंदर? पोलराइज्ड स्फीयर के अंदर. समझ में आया यहाँ तक सबको? हाँ या ना? मेरी वॉइस ऑडिबल है ना आप लोगों को? यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. अब एक और टॉपिक. अब एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आप लोगों से. आप लोग 12th पास करके आए हैं, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगी मैं आपसे. ठीक है. डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक? क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, तो मुझे पता होना चाहिए कि आपको डाइलेक्ट्रिक का मतलब पता है या नहीं पता है. तो अपन इसके आगे कंटिन्यू करेंगे. मैम इंसुलेटर्स को डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, जिसके अंदर चार्ज इंड्यूस हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर. और कोई? सही है. और बताओ कोई प्रॉपर डेफिनेशन. महेश, आपको मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या? क्लियर है? ओके. हाँ भाई. और कोई भी जवाब देना चाहेगा? मैम इंसुलेटिंग मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी बहुत पुअर होती है और जब उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो पार्शियली करंट को फ्लो करवाता है. अच्छा, इससे क्या होता है? मतलब मेरे को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करोगे? और क्या होता है? सही, एकदम सही जवाब दिया. मतलब आपसे जो पहले जिन्होंने जवाब दिया उनका भी सही था, आपका भी सही है. मतलब कैसे होता है, क्या होता है? मैम जैसे हम लोगों ने लास्ट ईयर जो पढ़ा था उसमें हम लोग ये करते थे कि 2 प्लेट्स को प्लेस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर. हाँ. और उनके बीच का उसके अंदर उनके बीच में जो सेपरेशन होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका फ्लो होता है. अच्छा, जो पहले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इंसुलेटर के अंदर वो कैसे होते हैं? बाउंड होते हैं क्या? बाउंड होते हैं. यस मैम. अच्छा, लूजली बाउंड होते हैं. लूजली बाउंड होते हैं. अच्छा, और फिर जब अपन उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? मैम वो एक मटेरियल से ड्रिफ्ट होते हैं दूसरे मटेरियल की साइड में फ्लो होता है. मतलब वो हाँ, क्या कहते हैं, वो पोलराइजेशन वो होता है. बिहेवियर अपन पढ़ चुके हैं, आपको मालूम है? पेपर में पहले टॉपिक किया था, जस्ट पोलराइजेशन, याद है? यस मैम. यस मैम. है ना? तो उसके अंदर क्या होता है? मैंने पोलराइजेशन के अंदर वो चीज बताई थी. क्या होता है कि जिसके कारण जो नॉन पोलर एटम्स होते हैं वो डाइपोल की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, यानी पोलर की तरह बिहेव करने लग जाते हैं. डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस. Very good, साइड में very सारे good. चार्जेस कलेक्ट हो जाते हैं और दूसरी साइड में मतलब जैसे नेगेटिव चार्जेस एक साइड कलेक्ट हो जाते हैं और पॉजिटिव दूसरी साइड. वेरी गुड, यू गेट माय पॉइंट. है ना? देखो इसके अंदर क्या होता है,
मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिनको नहीं मालूम है ना, मैं उनको अच्छे से बता देती हूँ। देखो ये भी क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स जो होते हैं ये भी इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, पर इनका बिहेवियर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, ठीक है, और ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। और जैसे कि हम लोगों ने नॉन पोलर एटम्स के अंदर और पोलर एटम्स के अंदर भी पढ़ा कि जब वो पोलराइजेशन हो रहा था, तो पोलराइजेशन में आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि पोलराइजेशन क्या होता है, कि जब हम किसी भी है ना नॉन पोलर एटम को जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, तो उसके जो आयंस हो गए थे सेंटर से, वो क्या हो चुके थे, डिस्प्लेस्ड हो चुके थे। हाँ, क्या हो गया, उसके जो आयंस थे सेंटर से वो डिस्प्लेस हो रहे थे, और वो म्यूचुअली डिस्प्लेस होने के कारण क्या हो रहा था, वहां पर जो नॉन पोलर एटम्स थे वो किसकी तरह बिहेव करने लग गए थे, डाइपोल की तरह बिहेव करने लग गए थे, राइट। तो यहाँ पर भी क्या है, जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं जिनका बिहेवियर चेंज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स बोलते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर, वो पहले बाउंड स्टेट में होते हैं, ठीक है, यानी कि वो सब पैक होता है, लूजली बाउंड, जैसा भी उन्होंने बताया। जो आइडियल डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है उसके अंदर कोई भी फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते। फ्री चार्ज कैरियर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, तो वहां पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट होता है। किसके ऊपर, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है वहां पे, उनके ऊपर क्या होता है, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता है, जिसके कारण उसके अंदर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है चार्ज के अंदर। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस एंड बिहेवियर ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल इज चेंज्ड, और इस कारण से जो हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल का जो बिहेवियर है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, इसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। 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 और जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड मीडियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो अपन ये टॉपिक वापस पढ़ने वाले हैं कि भाई अगर अभी जो हमने क्या पढ़ा कि जो पोलराइज स्फेयर होगा उसके अंदर क्या होगा, लेकिन अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्फेयर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक हमने ऊपर क्या लगाई थी, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, अब हम क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। बहुत डिफरेंस है चीजों में, ठीक है, इसलिए ढंग से समझना। अब हम क्या करेंगे, एक पोलराइज स्फेयर लेंगे, यही स्फेयर जो भी हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है, ये वाला ही गोला, ध्रुवीय गोला, ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, जिसके कारण क्या होगा, इसको स्फेयर जो होगा वो क्या होगा, पोलराइज्ड हो जाएगा यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली मतलब एक समान ध्रुवित हो जाएगा वो, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी आउटसाइड और इनसाइड द स्फेयर, वो डिफरेंट होगी एक्सटर्नल फील्ड से। जो एक्सटर्नल फील्ड हमने ऊपर निकाली है उससे वो डिफरेंट होगी। अब वो कैसे डिफरेंट होगी उसको पहले फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको पहले 2-3 चीजें करा देती हूँ, उसके बाद हम डायरेक्ट उस टॉपिक पे आएंगे। उस टॉपिक को करने से पहले आपको एक और टॉपिक करना पड़ेगा, जो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अच्छा, एक तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है उसका फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है, छोटी छोटी चीजें पहले समझ लो फिर लिखना, ठीक है। देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट। और रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर, हाँ, या रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर। क्या होता है एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला? epsilon naught upon epsilon naught into epsilon of vacuum. एप्सिलॉन आर क्या? हाँ, with respect to epsilon naught. ये क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ऊपर वाला मीडियम का, नीचे वाला वैक्यूम या एयर का। वैक्यूम, एयर अप्रोक्सीमेटली सेम ही। और ये रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आगे बात समझ में? अब देखो, यानी कि आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है। अब हमको एक और चीज पता होनी चाहिए कि हम लोग जो वैल्यू निकालना चाहते हैं, यानी कि जो हमको एप्सिलॉन और इनकी जो वैल्यूज चाहिए, उसके लिए आपको इलेक्ट्रिकल सब्सेप्टिबिलिटी का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि हम इसकी वैल्यू को डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला पता है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ER वो किसके बराबर है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ठीक है। अब हमको इलेक्ट्रिकल सब्सेप्टिबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब होता है कि जब हम फील्ड लगाते हैं और जब आयंस डिस्प्लेस करते हैं, उस कारण से एक और वेक्टर निकलता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पहले हम इस टॉपिक को करेंगे, उसके बाद हम उस वाले टॉपिक को करेंगे जो हमको करना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, ठीक है।
स्टार्ट करते हैं अपन टॉपिक वाला। 2 डेफिनेशंस है, ये डेफिनेशंस आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम में आती है, ठीक है। मतलब डायरेक्ट तो नहीं आएगी, पर हाँ आपको पता होनी चाहिए, कहीं ना कहीं इनका यूज जरूर आएगा। मैम 12th में तो हम लोगों ने ससेप्टिबिलिटी मैग्नेटिज्म में पढ़ा था, इस बार इलेक्ट्रिक वो इसमें भी सेम होता है क्या? वो आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर ये होता है। मतलब जहां पर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम का मतलब क्या होता है, पहले बताओ आइसोट्रोपिक से क्या समझते हो आप लोग? जिसके अंदर मतलब कोई जो बिहेवियर होता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का, जो डिपेंड नहीं करता एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पर, उस तरह के डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ये भी डेफिनेशन लिख देना आप लोग को, ध्यान में रहेगी, छोटी छोटी चीजें। आइसोट्रोपिक ओके डाइलेक्ट्रिक मीडियम। और आपने जो 12th में पढ़ा था वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी थी, याद है आपको? मैम वही बोल रही थी, है ना, मैग्नेटिक और जिसको आप लोगों ने ना वो ससेप्टिबिलिटी। एक्स एस तरह से एक जो सिंबल था, जाई का जो सिंबल होता है जाई। इस तरह से रिप्रेजेंट किया था, है ना, पर वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी थी, ठीक है। और यहाँ जो हम पढ़े वो है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, डिफरेंट है दोनों, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हो रही है। और वो भी कहाँ होती है? आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर। पहले ये आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिख लो, जो तुम्हें एक एक चीज पता रहे कि हाँ ये चीज हमको पता है। इफ change in behavior of dielectric material does not depends on the direction of external electric field, then dielectric medium is called isotropic dielectric medium। क्या बोल रहा है ये कि अगर जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स जो डिपेंड नहीं करते डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, तो हम उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे, जल्दी से बताओ, क्या बोलोगे? आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक में। और अगर वो डिपेंड कर रहा होगा तो क्या बोलोगे फिर उसको? मान लो वो डिपेंड कर, तो क्या बोलेंगे हम उसको? एन आइसोट्रोपिक। आ गई बात समझ में? एक होता है आइसोट्रोपिक होते हैं, एक होते हैं एन आइसोट्रोपिक, ठीक है। अगर वो डिपेंड नहीं कर रहा तो हम उसको बोलेंगे आइसोट्रोपिक, और अगर वो डिपेंड कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? एन आइसोट्रोपिक, ठीक है। अगर हिंदी वालों को डेफिनेशन लिखनी है तो मैं बोल देती हूँ कि यदि परावैद्युत पदार्थ के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, यदि परावैद्युत पदार्थ के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा पर निर्भर नहीं करता है, तो लगाए गए बाह्य विद्युत क्षेत्र के सभी विन्यासों पर एक समान रहता है, तो वह परावैद्युत माध्यम समदैशिक कहलाता है। समदैशिक का मतलब होता है आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक परावैद्युत माध्यम कहलाता है। यदि परावैद्युत पदार्थ के व्यवहार में परिवर्तन के प्रेक्षण बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करते हैं, तो वो परावैद्युत माध्यम विषमदैशिक कहलाता है, यानी कि एन आइसोट्रोपिक कहलाता है। आगे बात सबको समझ में, हिंदी और इंग्लिश दोनों वालों को? यस मैम। ठीक है, तो आइसोट्रोपिक और एन आइसोट्रोपिक, ठीक है, अगर वो डिपेंड नहीं करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऊपर, तो वो क्या कहलाएंगे? आइसोट्रोपिक कहलाएंगे। और अगर वो डिपेंड करते हैं, यानी उनसे बिहेव कुछ प्रॉब्लम होती है, यानी कुछ होता है रिस्पॉन्स, तो हम उसको कहलाते हैं एन आइसोट्रोपिक, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो चीज ध्यान में रखनी है
कि सब्सेप्टिबिलिटी और जो डेफिनेशन हम जो कर रहे हैं इसके अंदर आपको जो फर्स्ट चीज है, ये तो डेफिनेशन इसलिए बताइए मैंने आपको, ये आपके सिलेबस में नहीं है, पर सिर्फ समझाने के लिए कि आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है। क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा, डेफिनेशन में लिखोगे कि आइसोट्रोपिक मीडियम या आइसोट्रोपिक मटेरियल, तो आपको पता ही नहीं कि आइसोट्रोपिक क्या होता है। मैम आप हिंदी में नोट्स कब भेजोगे? विवेक मैंने आपको हिंदी में नोट्स भेज दिए हैं BSPH 112 ग्रुप के अंदर, ठीक है। जो लास्ट टॉपिक जो मैंने अभी कराया है आज की क्लास में वो मैंने भेज दिया है। ओके विवेक, हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों नोट्स बराबर सेंड कर रही हूँ मैं आपको, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होने वाली है। मैं जो भी क्लास में करा रही हूँ यहाँ पर, या तो मैं आपको बता देती हूँ और या फिर मैं आपको लिखवा देती हूँ, ठीक है। अगर मैं कहीं नोट्स में नहीं लिखने वाली होती हूँ उस चीज को, तो मैं यहाँ पर आपके सामने बोल के बता देती हूँ कि इस चीज का क्या मतलब है, ठीक है। और ये डेफिनेशन आपके सिलेबस में कहीं पर भी नहीं है, आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये सब मैं इसलिए करा रही हूँ कि डेफिनेशन का यूज आगे वाले टॉपिक में होने वाला है, ठीक है। तो देखो कहीं से भी कोई भी चीज आती है तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज आई कहाँ से, कि आप ये मैम डायरेक्ट तो यूज नहीं कर रही है, इसका डेरिवेशन कहाँ से आया है, तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बता रही हूँ। तो ये था तुम्हारा आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम। गोविंद आपका एक ग्रुप है BS, हाँ BSPH 112, हाँ Ma'am, the word dielectric, it means, ma'am, what does that mean? The word dielectric. मतलब दो चार्जेस होते हैं ना अपने पास, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपने प्लेट्स की बात बोली थी ना, मतलब दो प्लेट्स होती है अपने पास, है ना, पॉजिटिव, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट, राइट? Yes, ma'am. है ना। तो उनके चार्जेस जो होते हैं जब वो डिस्प्लेस करते हैं, मतलब जो पहले तो चार्जेस क्या होते हैं, बाउंड होते हैं, जब हम उसके ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह बिहेव करते हैं, जब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो मैंने अभी क्या बोला था कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट्स ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। जो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है उसके ऊपर क्या लगता है, उनके चार्ज क्या होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं, और डिस्प्लेस होने के कारण वहां पर पोलराइजेशन होता है, राइट। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हैपन होता है और इस कारण से वहां पर पोलराइजेशन होता है। ओके, Two charges की वजह से जो displacement होता है in the दो dielectric चार्जेस की वजह medium, से नहीं इसका बेटा, दो entire- चार्जेस वहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन पहले तो वो चार्जेस बाउंड थे, लेकिन जैसे ही हमने उसके ऊपर फील्ड लगाई तो चार्जेस के जो सेंटर होता है वहां पर उनके आयंस, जो चार्जेस के हैं, जो आयंस है उनके अंदर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट होने के कारण क्या हो रहा है वहां पर, पोलर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के कारण वहां पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है, राइट। और इस कारण से वो क्या हो रहा है, जो पहले बाउंड स्टेट के अंदर थे लेकिन अब वो बाउंड स्टेट में नहीं होते, क्योंकि उनके आयंस हिल रहे हैं ना, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, इसलिए। Okay, ma'am. ओके हाँ, ये क्या बोल रहे हैं आप, मुझे इस ग्रुप में ऐड कर सकते हो, मैं इस ग्रुप में नहीं हूँ। गोविंद सिंह, आप अपने क्लास वाले स्टूडेंट्स जो आपके कांटेक्ट में हैं आप उनको बोल दो, वो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। ओके गोविंद, ठीक है। आप जो भी है इस ग्रुप का, जो भी एडमिन है, प्लीज आप इस स्टूडेंट को ऐड कर दीजिएगा, गोविंद सिंह को ऐड कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये है नहीं, डोंट मेंशन माय नेम। आप बहुत अच्छे नोट्स भेजते हो, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, थोड़ा बुक को सीधा रख के फोटो खींचना है। ओके ओके, चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक, ठीक है। सीनियर इंस्पेक्टर देयर सीआईडी अभी आ रहा है आपकी मेमोरी में। क्या चीज, क्या बोल रहे हो? देखो आप लोग जो भी स्टूडेंट्स ग्रुप में नहीं है ना, ये तो आप मुझे व्हाट्सएप पे वो हाय लिख के भेज दो, तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं आपको है ना ऐड कर दूं ग्रुप में, है ना। मेरे पास आप लोग के नंबर नहीं है ना किसी के पास, तो प्लीज ये तो आप, या फिर आप आपका जो क्लासमेट फ्रेंड है जिसको आप जानते हो और वो उस ग्रुप में है, ग्रुप का नाम है BSPH 112, उसके अंदर सारे नोट्स और आज तक की रिकॉर्डिंग में सेंड कर दूंगी, ठीक है। और रुद्रांश पूछ रहे हैं कि कौन सी किताब लेनी है। रुद्रांश मे बी